वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान 25 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा का शुभारंभ करने के लिए ज्योति गुप्ता दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति गुप्ता दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, वंदे मातरम भैया जी। जी वंदे मातरम सभी को। चलिए, आज की सीखो सिखाओ की कक्षा शुरू करने से पहले हम देवी माँ की स्तुति करेंगे। इसके लिए सभी सभी नेत्र बंद कर लेंगे। चश्मा लगाया तो चश्मा उतार लीजिए। हाथ जोड़ करके कमर सीधी करके बैठेंगे और देवी जी का ध्यान करते हुए ओम के उच्चारण के साथ देवी की स्तुति करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं स्वाहा स्वधा नमोते। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति चतुर्थी कूष्मांडा पंचमी सप्तमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। देवी माँ को प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और हाथों में आई गर्मी को बंद नेत्रों पे ले जाकर के इस गर्मी को महसूस करेंगे और बड़ी ही कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। जय श्री राम। जी भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के स्वाध्याय के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। नीतू महेश्वरी दीदी, सोच भी नहीं भैया मैंने सकती कि आप बहुत आपका। टाइम से भैया मैंने बैग में डाल दिया वो बैग बुक को हाँ, निकाल लेती हूँ। कोई बात नहीं, निकालिए। और बायोकेमिक की सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाओं के बाद स्वाध्याय होगा आयुर्वेद की। और उसके बाद हम जानेंगे संग्रहणी के लिए सरल प्रभावी योग के बारे में, कि किस प्रकार अपने घरों में हम खुद ही लाकर बना सकते हैं और उनका प्रयोग करके हम अपने संग्रहणी को नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए बने रहें स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। और जो भी आपके सहपाठी उपस्थित नहीं है, उन्हें संदेश कर सकते हैं। अध्याय के
5वें अध्याय के कैंसर और प्रोस्टेट के बाद हमने पढ़ रखे थे, उसके बाद वहां पढ़ना है बीमारियों के बारे में कुछ। रोगों की पहचान 247 पेज नंबर। 247 पेज नंबर। भैया वो वाली बुक तो मेरे पास नहीं है। सब बीमारियों के अत्यंत आसान दवाएं नहीं है? मैंने आपसे मंगवाई है, ये है मेरे पास तो। अच्छा, चलिए ठीक है, कोमल बहन आप ही आ जाओ। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। पढ़े भैया। हाँ जी, हाँ जी। रोगों की पहचान। नंबर 1, एबॉर्शन, गर्भपात। बच्चे के समय से पूर्व पैदा होने में जबकि सब अंग साफ तौर पर बन जाते हैं, समय से पहले डिलीवरी होती है। बच्चे की 4 माह से कम आयु पर गर्भपात होता है। नंबर 2, एप्सिस, दर्द सूजन से लाली युक्त कोशिकाएं शरीर के ऊपर पस मवाद हो जाता है या फोड़ा फुंसी के रूप में होते हैं, खाना पचता नहीं है। नंबर 3, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी, यदि रोगी को खट्टी डकार आती है और खट्टी डकार आती हो और खट्टा गीला पदार्थ गले तक आवे तो यह रोग होता है, इससे बदहजमी होती है। नंबर 4, एक्ने, त्वचा के ऊपरी भाग में चिकनाई के कारण उभार हो जाते हैं या सूजी हुई ग्रंथियों के बढ़ाव के कारण होता है। जवान व्यक्तियों में आम तौर से पाया जाता है, प्रायः लाली युक्त मुंह पर उभार होता है। एडिनोयड। नंबर 5, एडिनोयड, नाक के पीछे व गले की कोशिकाओं के बढ़ने के कारण बढ़ने के कारण यह होता है और बच्चों को ज्यादा तंग करता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। नंबर 6, एडिसन्स डिजीज, यह रोग डॉक्टर एडिसन के नाम पर है जिन्होंने इसकी खोज की थी। शरीर की कुछ ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करती हैं जिससे कांसे के रोग की चमड़ी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है तथा कम रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर होता है। नंबर 7, एल्ब्यूमिनेरिया, स्वस्थ अवस्था में गुर्दे पेशाब द्वारा एल्ब्यूमिनी नहीं निकलते परंतु रोग से बाहर निकल आता है, पेशाब भी थोड़ी थोड़ी होती है, मुंह हाथ पांव में सूजन हो जाती है, कमजोरी भी बहुत होती है, प्रायः हृदय भी बढ़ जाता है तथा बेहोशी, अंत में मृत्यु हो जाती है। नंबर 8, एलर्जी, यदि किसी यदि किसी व्यक्ति को विशेष वस्तु या पदार्थ से संवेदना होती है तो उसके प्रयोग से शरीर में विशेष प्रकार की प्रक्रिया या उभार होता है, इसके उपयोग से तकलीफ बढ़ जाती है, बहुत को पानी से, विस्की से, बियर से, हवा से, धूल के कणों से रोग बढ़ जाता है, तो इस रोग को एलर्जी कहते हैं। इससे सांस फूलती है, फोड़े फुंसियां त्वचा में निकल आते हैं, जहां तक हो ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें। नंबर 9, एंजाइना पेक्टोरिस, यह दिल हृदय रोग है, छाती में तीव्र दर्द होता है और बाएं हाथ की तरफ गर्दन से शोल्डर ब्लेड होता हुआ आता है, दम घुटने लगता है क्योंकि खून कम मात्रा में हृदय में पहुंचता है, ठंड, दुख, परेशानी या जल्दी जल्दी थकावट के काम करना प्रमुख कारण है। नंबर 10, एनीमिया, खून की कमी जिससे रोगी पीला हो जाता है, कमजोरी लगती है और हमेशा लेटने की इच्छा होती है, मेहनत करने पर दम फूलता है। इसके अतिरिक्त खून ज्यादा निकलना, शुद्ध वायु का अभाव, पौष्टिक आहार, सूर्य की रोशनी आदि की कमी के कारण यह रोग होता है, यह अन्य रोगों के साथ जुड़ा होता है। नंबर 11, एंथ्रेक्स, यह चौपायों विशेषकर दूध देने वाले जानवरों में होता है और आदमी को भी लग जाता है, इसमें मुंह से पस या पीप युक्त होते हैं जो घाव के पास हो जाते हैं, साथ में पास की ग्रंथियां सूज जाती हैं यह और बढ़ती व फैलती जाती है जो घातक सिद्ध होते हैं। नंबर 12, एप्थेमाउथ, छोटे सफेद या घाव झिल्लियों पर हो जाते हैं और सारे मुंह में होने पर यह रोग हो जाता है, यह अन्य स्थानों पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन के सहारे हो जाता है। नंबर 13, अपोप्लेक्सी, बहुत ही कठिन रोग है जिसमें मस्तिष्क की आर्टरी मतलब बड़ी नस खून की रुकावट के कारण फट जाती है, बेहोशी हो जाती है और पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, जिससे चलना फिरना एकदम बंद सा हो जाता है, या बूढ़े लोगों का रोग है, एक अंग पक्षाघात भी हो सकता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम परमिट ठीक से काम नहीं करता और यह काम उग्र रूप पक्षाघात का है।
नंबर 14 अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में सूजन के कारण यह रोग होता है जो दाहिनी तरफ पेट में जांघ के ऊपर बड़ी व छोटी अंतड़ियों के मिलने के स्थान पर होता है। यह एक कीड़े के आकार का होता है या फलों के बीज आदि या संक्रामक कारणों से इन्फेक्शन होता है। इसमें पस शीघ्र ही बनने लगता है और फटकर निकलने लगता है। जहर फैल जाता है। अतः शल्य चिकित्सा फूटने से पहले जरूरी होता है। रोगी दर्द से परेशान रहता है, बुखार तेज रहता है और बेहोशी की बात करता है। जब रोग बहुत बढ़ जाता है तथा पेरिटोनाइटिस रोग से बचने के लिए अपेंडिक्स को फूटने से पहले निकलना जरूरी हो जाता है। नंबर 15 आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इसमें आर्टरीज मोटी पड़ जाती है, नाड़ी पतली सिकुड़ सी जाती है और कड़ी भी हो जाती है। यह बूढ़े व्यक्तियों का रोग है। नंबर 16 अर्थराइटिस या एक से अधिक जोड़ों के सूजन का रोग है और इसमें जोड़ों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। नंबर 17 अर्थराइटिस डिफोर्मोस। बहुत दिनों तक अर्थराइटिस से रोगग्रस्त होने के कारण जोड़ों में विकृतता आ जाती है। नंबर 18 एस्काइटिस जलंधर। पेट के अंदर सीरम व तरल पदार्थ के जमाव को कहते हैं। पेट व अंडकोश मुख्य स्थान है जहां यह रोग होता है। नंबर 19 दमा यक्षमा रोग। छाती की पुरानी बीमारी है जिसमें सांस लेने व निकलने में बहुत तकलीफ होती है। छाती एक स्थिति में रुक जाती है और कठिनाई से सांस ठीक से आती है। बलगम या सूखी खांसी तीव्र रूप में आती है। रात में तकलीफ पुनः बढ़ जाती है और लेटने पर और अधिक सताती है। सांस लेने में फुक्कर की आवाज आती है जो सांस पैदा करती है। दमा कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ब्रोंकियल एस्थमा पुरानी ब्रोंकाइटिस रोग से संबंधित है और साथ में लंग्स भी प्रभावित होते हैं। नंबर 2 कार्डियक एस्थमा जिसमें लंग्स सूज जाते हैं। डॉक्टर देखकर बताएंगे कि यह पहले प्रकार का है या किस प्रकार का है। नंबर 3 एलर्जिक अस्थमा वाइंड पाइप। वायु नलिका में खराश व जलन रहती है, सांस लेने में कठिनाई तीनों प्रकार के अस्थमा में होती है। नंबर 20 एट्रोफी। शरीर बहुत जल्दी दुबला हो जाता है। पूरा शरीर या कई अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। नंबर 21 गंजापन। यह सिर में बालों का रोग है जिससे बाल झड़ने लगते हैं और अन्य शरीर के भागों में भी हो सकता है। नंबर 22 बेड सोर। रोगी की एक करवट लंबी बीमारी के कारण लेटे रहने से अल्सर या खतरनाक फोड़ा हो जाता है। यदि बार बार जगह बदले और चादर आदि में सिकुड़न ना हो तो रोग ना हो। यह बहुत कष्टदायक रोग है। नंबर 23 डकार का आना। डकार में हवा मुंह से निकलती है। नंबर 24 बेरी बेरी। यह बहुत कठिन रोग है जो बिना विटामिनों के हस्क के चावल आदि खाना खाता है। इससे में शुरू में पैर व जांघ सूज जाती हैं, बाद में पैर व फोला अधिक सूजकर बराबर से सूजन सारे शरीर में आ जाती है। हृदय बढ़ जाता है और बुखार भी आता है। इसका इलाज लंबा व कठिन है। नंबर 25 अंधापन। यदि रोगी ना देख सके तो अंधा है। यदि देखने में कमी हो तो एम्ब्लियोदिया रोग है। कोई परिवर्तन किसी भी अंग का नहीं होना चाहिए। नंबर 26 बदहजमी। कै व पित्त की कै होने की प्रवृत्ति जिसमें जिगर से पित्त निकलता है। हरी कै व पानी भी हरा फीका होता है। नंबर 27 बी कोलाई इन्फेक्शन। मूत्र मार्ग में जलन व इन्फेक्शन के कारण तेज बुखार भी रहता है। टाइफाइड बुखार से मिलता जुलता है और प्रायः इसे पहचानना कठिन हो जाता है। नंबर 29 रक्तचाप ब्लड प्रेशर। दिल की आर्टरीज से रक्त के माध्यम द्वारा पूरे शरीर को खून पंप होकर आता है। आर्टरीज मोटी या पतली सिकुड़न के कारण हो जाती हैं और हृदय को अत्यंत कठिनाई होती है। रक्तचाप न्यून हो जाता है और विपरीत दशा में अधिक रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। बार्जियस डिजीज यह बहुत कम होता है। इसमें शरीर की ग्रंथियां ज्यादा कार्यशील हो जाती हैं। इससे शरीर के अन्य अंगों में खून बराबर नहीं पहुंच पाता। शरीर फलस्वरूप कहीं गर्म व कहीं ठंडा रहता है। नंबर 21 ब्रेन फैग। वृद्धावस्था के कारण दिमाग की कमजोरी। मस्तिष्क थक जाता है और यह स्नायु तंत्र शिथिल होना मुख्य कारण व लक्षण है। नंबर 32 ब्रोंकाइटिस। बलगम से बोक की नली के भाग में फैल जाते हैं जो लंग्स में हवा ले आते हैं और वायु की नली वाइंड पाइप भी प्रभावित होती है। नंबर 33 ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकी का इन्फेक्शन व सूजन या वह नली जिससे वायु नलिकाएं खून लंग्स में ले जाती है।
या पुराना रोग बढ़ा हुआ हो या नया, दोनों ही कठिन है। पुरानी दशा में बुखार रहता है, जबकि नई अवस्था में सूजन, जिससे दीवारें पूरी तरह से फैल जाती हैं और दर्द व बुखार हो जाता है। छाती दबी हुई सी लगती है। खांसी बाद में सूखी नहीं रहती, नम हो जाती है। रोगी को बार बार दम फूलने पर भी खकारना पड़ता है, जिससे बलगम निकलने में बहुत तकलीफ होती है। नंबर 34, बौन बौना इल्जार मट, हड्डी का बढ़ाव, हड्डी में बहुत दर्द होता है। नंबर 35, बोन फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना। यह निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 साधारण, नंबर 2 हरी लकड़ी की तरह टूटना, नंबर 3 कठिन, पहले से चमड़ी फाड़ कर नहीं निकलती। यद्यप हड्डी टूट जाती है, दूसरे में बच्चों की मुलायम हड्डी मुड़ जाती है, हरी टहनी की तरह, और टूटती नहीं है। एक भाग मुड़ जाता है। तीसरे में हड्डी टूटने से चमड़ी भी फट जाती है और बाहर निकल आती है। यह सबसे कठिन व कष्टदायक है। नंबर 36 जलना, बर्न। यदि केवल जलने से फफोले पड़ते हैं तो साधारण जलना है, और यदि घाव है और गहरा है तो तीव्र जलना कहते हैं, तीसरी डिग्री का बर्न। नंबर 37 चिल चिलब्लेन, इसमें थोड़ी सूजन व लाली हाथ पैर की चमड़ी में हो जाती है, खुजली तथा जलन रहती है, घाव बन जाता है, सर्दी में प्रायः यह रोग होता है। नंबर 38 कैंसर, यह एक खराब व घातक रोग है, बढ़ता ही रहता है और दवाओं से शायद ही रुके। बहुत ही कमजोरी हो जाती है, बहुत दर्द रहता है, ठीक से नींद नहीं आती तथा भूख मर जाती है, या गोभी जैसा बढ़ता है। अगर समय अनुसार दवा ना दी गई, दवा देने से मरीज को आराम अवश्य होता है, कुछ ठीक भी हुए हैं। नंबर 39 कार्बनकिल, एक बड़ी फुड़िया होती है जो नासूर जैसी होती है, ठीक ही नहीं होती और पस निकलता ही रहता है, पूरी तरह से फूट कर ठीक नहीं होने पाती। बुखार व बेहोशी में बहकी बहकी बातें रोगी करता है। नंबर 40 कैटरेक्ट, बूढ़ों के आंखों में लेंस धुंधला व पारदर्शी नहीं होता होता है, चोट लगने से भी देखने की क्षमता घट जाती है, पूरा मोतियाबिंद बनने पर आदमी अंधा हो जाता है। नंबर 41 सर्दी व जुकाम, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन के कारण तरल पदार्थ पानी जैसा निकलता है, सिर व छाती तथा अंगों में जकड़न रहती है। नंबर 42 चिकन पॉक्स, यह संक्रामक रोग है और छूने से हो जाता है, कम बुखार से होता है, दूसरे दिन तक फिर त्वचा पर स्मॉल पॉक्स छोटे छाले जैसे उभर आते हैं, मुंह व शरीर के अन्य अंगों में निकल आते हैं। बुखार चेचक से कम होता है तो में उभार हो जाता है और 3-4 रोज में ठीक होता है। उभरापन उभारपन में कड़ाई भी चेचक जैसी नहीं होती, साथ में उभार एक साथ नहीं, अलग अलग स्टेजेस में होता है। चेचक में 2-3 रोज में पानी भर जाता है, जबकि इसमें उभार पीले नहीं पड़ते। चेचक में चंदन जैसी गंध होती है और इसमें नहीं रहती। 3-4 रोज में घाव भर जाते हैं और कोई दाग चेचक जैसी नहीं छोड़ते हैं। नंबर 43 क्लोरोसिन, या 14-15 वर्ष के जवान लड़कियों में पाया जाता है। खून के स्राव व कमी के कारण त्वचा हरी सी हो जाती है, इसको ग्रीन सिकनेस भी कहते हैं। भूख कम, सिर दर्द, कब्ज, आंखों के पलकों में खून आ जाता है, माहवारी मेंसेस कम या अनियमित होते हैं। नंबर 44 हैजा कालरा, बहुत ही कठिन रोग है और समय अनुसार उपचार न होने पर प्रायः घातक सिद्ध होता है, क्योंकि बहुत पानी शरीर का निकल जाता है, नब्ज ढीली पड़ जाती है और अन्य तकलीफें हो जाती हैं, जिनको ठीक करना अस्पताल में ही हो सकता है। चावल की माड़ी, राइस वाटर, जैसे दस्त व कै बदबूदार होती है, शरीर के अन्य भागों में मरोड़ के साथ दर्द होता है, पेशाब सब निकल पड़ती है और फिर बनती नहीं है, जिससे बेचैनी बढ़ जाती है, या लगने वाली छूत की बीमारी है, और गंदे पानी पीने या सड़े गले फल तरकारी आदि खाने से जीवाणु द्वारा होती है। मक्खियां आदि से जम्स यानी कीटाणु की वाहक है। रोगी को कभी भी दूध या उसका बना पदार्थ नहीं देना चाहिए। नंबर 45 कोरिया, बिना इच्छा के हाथ पैर तथा फेस का हिलना या स्नायु तंत्र का विषम रोग है। नंबर 46 क्लाइमेट्रिक या मेनोपीज,
इस समय लगभग 40 व 50 वर्ष की आयु के बीच पूर्ण रूप से महामारी बंद हो जाती है। रोगी गिरा गिरा से दिखाई देता है और मुंह लाली लिए हुए रहती है क्योंकि खून ऊपर चढ़ता है। अन्य रोग हो जाते हैं। नंबर 47, कोलिक पेन, सूल का दर्द, बहुत तेज दर्द टुंडी नवेल के पास रुक रुक कर होता है और सिवा वायु के रोगी बार बार संडास जाता है। अन्य कुछ नहीं करता। थोड़ी उबकाई आती है, लेकिन वायु डकार के रूप में या पेट की गैस के रूप में निकलते हैं तो आराम मिलता है। नंबर 48, कोलाइटिस, आंतों में मतलब कोलन में सूजन आ जाती है जिसे पखाने में भी देखा जा सकता है क्योंकि रंग बदल जाता है। म्यूकस व अल्सरेटिव कोलाइटिस में केवल म्यूकस का आना व खून की दूसरी स्थिति में म्यूकस के साथ निकलना ही फर्क है। नंबर 49, कोलेप्स, नब्ज बिल्कुल नहीं इनके बराबर रहती है। शरीर ठंडा व पसीना ठंड व कमजोरी के ही कारण आता है। एक साथ तीव्र गति से कमजोरी आ जाती है। यदि इस दशा में दवा उपचार नहीं हुआ तो रोगी मर जाता है। नंबर 50, कोमा, तीव्र बेहोशी, नींद आती है और बेहोशी भी रहती है। यदि चुटकी काटने पर दर्द का कोई आभास ना हो तो पूर्णतः कोमा हो गया है। या मधुमेह डायबिटीज की बढ़ी हुई दशा की स्थिति है। नंबर 51, कॉन्स्टिपेशन, पेट में कम गति से मूवमेंट होता है। पखाना कड़ा व बहुत देरी से होता है। यह सब दवाओं की पद्धति में उपचार योग्य दोष नहीं है समझा जाता है और होम्योपैथिक व बायोकेमिक इलाज से ठीक हो जाता है। यह कोई कठिन रोग नहीं है। नंबर 52, कैंडाइलोमा, कैंडाइयोमाटा, पखाने की जगह छोटी व बहुत कड़ी त्वचा का बढ़ाव है। सिफिलिस में गर्मी के कारण यह प्रायः हो जाता है। नंबर 53, कन्वेलसेंस, बहुत दिनों तक कठिन रोग के रहने के कारण बहुत कमजोरी हो जाती है या धीरे धीरे पौष्टिक आहार के सेवन करने से दूर होती है। नंबर 54, कॉर्न, त्वचा में कड़ापन व बेजान होना या कड़ी त्वचा को जो ब्लेड से भी ब्लेड से भी काटने पर खून नहीं निकलता या प्रेशर या दबाव या घिसाव से होता है जो जूते के हो या अन्य यांत्रिक चीज से। नंबर 55, खांसी, फेफड़ों का वायु नालिका को साफ करने के प्रयास से एकाएक फेंकना या रोग के निवारण के लिए नालिका को साफ करने के लिए जरूरी है। इसमें आवाज खरखराने की या भर्रे तक आने वाली होती है जो खांसी से होती है। नंबर 56, क्रैम्प, झटके के साथ अकड़न, मांसपेशियों का एक साथ सिकुड़ना व अकड़न जो दर्द के कारण हो, रोग की अवस्था है। नंबर 57, कन्वल्जन्स, मांसपेशियों का एक साथ सिकुड़ना अकड़ना कुछ समय के लिए प्राय रोगी बेहोश हो जाता है। नंबर 58, क्रूप, बच्चों के गले का रोग है जिसमें सांसें फूलती हैं, भर्राई हुई खांसी की तेज आवाज आती है और सूजन के कारण लैरिक्स में होती है। नंबर 59, सिस्ट, शरीर में वह छोटी सी थैली होती है जिसमें तरल पदार्थ इकट्ठा होता है। नंबर 60, प्यास, डेंड्रफ, मुरझाई हुई चमड़ी के फ्लेक्स होते हैं जो बालों की जड़ से जुड़े होते हैं या सफेद होते हैं और सिर पर प्राय होते हैं। नंबर 61, बहरापन, सुन न सकने की स्थिति या पूर्ण या पाक्षिक होती है। नंबर 62, गूंगा व बहरापन, जो बच्चे बहरे होते हैं वह प्राय गूंगे भी हो जाते हैं। नंबर 63, डेलीरियम, बुखार की दशा में या अन्य रोगों में मस्तिष्क का बहकना, रोगी ठीक से बातें नहीं कर पाता और क्रमबद्ध भी नहीं होता है। नंबर 64, डेलीरियम ट्रेमेस, अत्यधिक मद्यपान करने से शराबियों की यह दशा हो जाती है जो कि सन्नपात के शिकार हो जाते हैं और खिंचन व अकड़न अंगों में आ जाती है। बेहोशी की तीव्र अवस्था है। नंबर 65, बच्चा पैदा होने की दशा के रोग, औरतों में बच्चा जनने की अवस्था। नंबर 66, दांतों का निकलना, बच्चों के 20 कच्चे दूध के दांत होते हैं, वह निम्न आयु में प्राय निकलते हैं। बच्चे के दांत काटने वाले 6 से 8 महीने में,
बगल के दांत काटने वाले 7 से 10 महीने में, प्रथम मोलरेज 12 से 14 महीने में, कैनाइन 15 से 20 महीने में, द्वितीय मोलरेज 20 से 30 महीने में। बड़े बच्चों में 12 दांत होते हैं और 13 वर्ष की आयु तक निकलते हैं। प्रथम मोलरेज 7 वर्ष, द्वितीय वाइक्सपिटिस 11 वर्ष, सेंट्रल इंसिजरीज 8 वर्ष, कैनाइन्स 12 वर्ष, लेटरल इंसिजर्स 9 वर्ष, द्वितीय मोलरेज 13 वर्ष, प्रथम बाइक्स 10 वर्ष। पहले दांत के निकलने में बच्चे अनेक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनका उपचार रोगों के अनुसार करें, जैसे दस्त, छाले, मुंह के छाले, बुखार, खांसी, आंखों का लाल होकर आना, चिड़चिड़ापन आदि। नंबर 67, डायबिटीज, मधुमेह। इस रोग में शक्कर युक्त पेशाब बहुत अधिक मात्रा में होती है। यह 3 से 4 गैलन पेशाब में 1-2 पाउंड शक्कर निकलती है। इससे जीवन की आयु कम हो जाती है। एक मिनट भैया। नंबर 68, डायरिया। पतले दस्त होते हैं, दर्द नहीं होता है और दस्त किसी भी रंग के हो सकते हैं। नंबर 69, डिप्थीरिया। यह बहुत जटिल रोग है जिसमें मेम्ब्रेन झिल्ली बन जाती है और गले के छेद को बंद कर देती है, जिससे निगलना कठिन हो जाता है, सांस भी नहीं ली जा सकती है और दम घुटकर रोगी मर जाता है। यह रोग प्रायः बच्चों में और बिल्ली के जूठा दूध पीने से होता है। नंबर 70, हड्डियों का जगह से हटना। शरीर में अपनी जगह से हड्डी हट जाती है। नंबर 71, पेचिश। यह कठिन रोग है और पखाना पतला होता है, जिसमें लुआबदार पदार्थ निकलता है, मरोड़ होती है तथा कभी कभी खून के साथ में निकलता है। जलन भी बहुत मचती है और दर्द होता है। नंबर 72, ड्यूडनोल अल्सर। पेट में छोटी आंत के ड्यूडनोम भाग में खरोंच व सूजन होती है और खून भी उक्त अंग से निकलता है। नंबर 73, डिस्मोनिया। रोगी को गर्भाशय, मूत्राशय, रगों, कमर व पैर में दर्द शुरू में, बीच में या बाद में होता है। भूख में कमी आ जाती है। माहवारी कम होने से या बहुत अधिक होने पर चटक लाल रंग का, काला व थक्केदार रंग का होता है। नंबर 74, डिस्पेपासिया। पेट में पाचन शक्ति की कमी, बदहजमी का रोग जिसमें दर्द व तनाव वायु की वजह से रहता है। खट्टी डकार भी आती है। स्वाद भी खट्टेपन के लिए होता है। पित्त जैसी खटाई भी निकलती है। कड़वाहट भी आ जाती है और स्वाद बिगड़ जाता है और उल्टी होती है। बहुत तीव्र भूख लगती है, फिर भी खा नहीं सकते। नंबर 75, एक्जिमा, अप्रस छाजन। या चर्म रोग है जिसमें बहता हुआ या सूखेपन के खारिश जैसी हालत होती है। जलन व खुजली भी होती है। कभी कभी खुजली के नीचे से पानी भी निकलता है। दवाएं व ऊपर मलहम लगाना हानिकारक है, क्योंकि रोग दब जाता है और बाद में दूसरी तरह का रोग धारण होकर आता है। सल्फर से टीबी आदि रोग जो ठीक हुए हैं बताते हैं कि कैसे दबे रोग ठीक होम्योपैथी से होते हैं। नंबर 76, एलिफेंटाइसिस, फील पाव। हाथ पैर इससे प्रभावित होते हैं, सूज जाता है और कम नहीं होता। देखने में आया है अंडकोश में पानी भरना व सूजन इसी के कारण होती है। नंबर 77, लूजिक फ्लैश, एमिसिएशन, मांस का कम होना जो दिन प्रतिदिन होता जाता है। नंबर 78, मिर्गी, एपिप्लेपिस। इस रोग में रोगी गिर जाता है खड़े खड़े या चलते हुए। इसी से इसको फीलिंग सिकनेस भी कहा जाता है। बेहोशी में मुंह से झाग निकलता है और हाथ पैर अनैच्छिक रूप से हिलते हैं, तो इस तीव्र रूप को ग्रैंड मॉल कहते हैं। कम तीव्र रूप पेटिट मॉल है। नंबर 79, एम्फाइसीमा। वायु द्वारा शरीर का कोई अंग फूल जावे तो यह रोग सर्दियों में प्रायः होता है। नंबर 80, इरिटेशन, ब्लैंचिंग, डकारना। डकार का आना, मुंह से फेफड़ों द्वारा हवा का आवाज के साथ निकलना। गुदा से जब निकलती है तो भी वही वायु पास होती है। नंबर 81, एरिसिप्लास या
छूत छूत का खराब रोग है। यह रोग बुखार व सूजन से शुरू होता है और कमजोरी व कोमा हो जाता है। मुंह लाल होता है और सूजा हुआ होता है, जो कि शरीर के ठीक होने पर दूर होता है। दबाने से भी थोड़ी देर के लिए दूर होती है। नंबर 82, एस्नोफीलिया, खांसी, कम बुखार व दर्द के साथ साथ सांस फूलती है। इसे टीबी की जगह गलती से पहचाना जाता है, क्योंकि टीबी जैसे लक्षण मिलते हैं। नंबर 83, आई सोर, आंखों का लाल होना, आंख लाल हो जाती है और पानी उससे निकलता रहता है। नंबर 84, आंखों में ग्रेन्युलोज, इसका नंबर 83। तो आंखें लाल हो जाती हैं और पानी उसमें निकलता है। 85, आंखों में कॉर्निया पर दाग, कॉर्निया जो पारदर्शक झिल्ली है और आंखों को ढकती है, उसमें देखने में रुकावट पड़ती है। स्पॉट्स के कारण यह कठिन रोग है। नंबर 86, आंख में ओप्थेल्मिया, आंखों की जलन व सूजन। नंबर 87, आंखें तिरछा दिखती हैं, रोग दूर करने में कठिनाई होती है। इसका फिजियोथेरेपी व व्यायाम इलाज है। नंबर 88, आंखों में फोटोफोबिया, रोशनी या चांद में आंखों का को बचाना। नंबर 89, बेहोश होकर गिर जाना, तुरंत बेहोशी की अवस्था आते ही कमजोरी के कारण चक्कर चक्कर आते, गिर पड़ना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग, तीव्र रक्तचाप व न्यून रक्तचाप आदि। नंबर 90, बुखार इंटरमिटेंट फीवर, यह काफी जटिल है और कभी बढ़ता है और कभी ज्वर कम हो जाता है। यह गैर मियादी बुखार है। नंबर 91, मलेरिया बुखार, इसमें प्राय जूड़ी देकर तेज बुखार आता है, कंपन भी होता है और 105 डिग्री से 106 डिग्री तक आता है। नंबर 92, प्यूरपरल फीवर, या बच्चा पैदा होने के समय या बाद का बुखार है। नंबर 93, फाइलेरिया, इसमें रोगी को बुखार आता है और बाद में अंगों की लंबाई चौड़ाई में फर्क आ जाता है। प्रायः पैर, हाथ व पोते में सूजन आ जाती है। नंबर 94, फिस्टुला, या एक पेट में अल्सर होता है, जिसमें पखाने के स्थान के ऊपर बड़ी आंतों में या पेट के निचले भाग में घाव हो जाता है। पखाने की जगह को फिस्टुला एनो कहते हैं। इसमें शल्य चिकित्सा ही इलाज समझा जाता है। होम्योपैथी में इसका इलाज है। खून बह रहा है। नंबर 95, फ्लैचुलेंस, पेट में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है। नंबर 96, गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट संबंधी गैस की तकलीफ। नंबर 97, गैस्ट्रिक अल्सर, खतरनाक पुड़िया पेट में हो जाती जो तरल पदार्थ बाहर निकालती है। गैंग्रीन, शरीर के अंग की पहली सतह है जिसमें अंग मर जाता है, वह आगे, और थ्रोम्बोसिस, आर्टरी की वजह से अवरोध होता है, अंग में खून ना पहुंचने से, या क्लॉट बनते हैं, अवरोध उत्पन्न करते मृत्यु हो जाती है। नंबर 99, गैस्ट्रो एंड्राइटिस, पेट का इन्फेक्शन है, कॉलरा जैसे है, केवल चावल की माड़ी जैसी दस्त नहीं होता, सूजन हो जाता है और पेट तथा छोटी आंतें प्रभावित हो जाती हैं। बुखार और नशा रहता है, यही कॉलरा से अंतर है। नंबर 100, गैल, पित्तर, पीले रंग का तरल पदार्थ, लीवर से खट्टा व कड़वा उल्टी के साथ निकलना। 101, जी गैल बहन। ब्लेडर। जी बहन, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के आज हमने 100 बीमारियों के नाम जाने और उनके लक्षण, छोटी छोटी सी जानकारी स्वाध्याय के जरिए। बाकी स्वाध्याय इस किताब की रहेगी कल। और अब चलते हैं आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद में आज आयुर्वेद में एक पुस्तक है, चिकित्सा सागर। आयुर्वेद चिकित्सा सागर के उस अध्याय में प्रमुख औषधियां और उनके मार, दर्दनाशक द्रव्य, उनके कौन कौन से हैं उसके बारे में सबसे पहले, मार किसको कहते हैं, दर्दनाशक द्रव्य किसे कहते हैं। प्रत्येक चीज अथवा औषधि
का एक नियम है कि यदि उसमें गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। यदि कोई चीज पुष्टिकारक होती है तो वह भारी यानी गरिष्ठ और कब्ज करने वाली होती है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अवगुण भी होते हैं। नीचे हम प्रमुख द्रव्यों के अवगुणों का नाश करने वाले द्रव्यों की जानकारी दे रहे हैं। इनमें से वैद्य समाज और गृहस्थ जगत मतलब जो घर में, हम सभी जो घर में बैठ के अपने घरेलू इलाज करते हैं उनके लिए भी दोनों ही लाभान्वित होंगे। उदाहरणार्थ, यदि किसी को गांजा पीने से कष्ट तकलीफ हो तो उसको गाय का घी और खटाई खिलाना चाहिए, इससे लाभ होता है। तो इस प्रकार कुछ औषधियों के मुख्य औषधियां जो हमारे जीवन में उपयोग की जाती है और उनका जब दुष्प्रभाव या अवगुणों को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा सागर में क्या कहा जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। हीरा कशीस, माठा, हीरा, ताजा घी या बमन कराना, हींग, बनफसा, कतीरा और दोनों प्रकार के अनार, हल्दिया, गाय का घी और रोगी को बमन कराना, छोटी हरड़, शहद और गाय का घी असमान मात्रा में। छोटी हरड़ से किसी को भी उपद्रव शुरू होता है तो उन्हें शहद और घी बराबर बराबर मात्रा में नहीं, बिना बराबर मात्रा के कम ज्यादा मिला के सेवन करना चाहिए। हल्दी से किसी को कोई तकलीफ हो रही हो तो नींबू या बिजोरे नींबू का रस, सिंघाड़ा, जैसे अभी त्योहार चल रहा है नवरात्रों में, सिंघाड़े के हलवे, सिंघाड़े की बहुत सारी चीजें खाएं। और किसी को एलर्जी करे, किसी को दिक्कत करे, तंग करे तो उन्हें क्या सेवन करना चाहिए, नमक और गर्म चीजें, सांप की केचली, धनिया और गाय का घी, सीला रस, मस्तंगी, शिलाजीत, गाय का घी, सतावर, शहद, मंडूर, कतीरा और शहद, रस कपूर, गाय का दूध, मुर्दा संग, बमन कराना, गाय का घी तथा बादाम रोगन, भिलावा, ताजा नारियल, सफेद तिल और जौ, भिंडी, भिंडी से अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो गरम मसाला, बेर, सिंगंज बीन गुलकंद, बैगन, गाय का घी, बूट, नमक, बादाम, खांड, बाजरा, घी, दूध तथा खांड, बथुआ, गरम मसाला, बछनाग, निर्विसी, पारा, दूध और चिकने जूस, प्याज, सिरका, नमक, शहद, पपीता, खांड, नाशपाती, मायूल असल, खोपरा, खांड, मिश्री, खट्टे फल, नारंगी, नमक या गुड़, गाय का दूध, शहद या खांड, बकरी का दूध, शहद या सौंफ, छुहर, ताजा दूध, दही, नमक, सौंठ, पुदीना, जीरा, सहतूत, शहद, तिल, शहद, आग में से भुनना, तरबूज, शहद या गुड़, तंबाकू, ताजा गाय का दूध, ढेंढस, गरम मसाला, जौ, गाय का घी, जायफल, धनिया, शहद, बनफसा, चंदन, जामुन, नमक, जमालगोटा, दूध, चीनी, ज्वार, गुलकंद, चौलाई का साग, गरम पदार्थ, चूना, घी या बादाम का तेल, चिलगोजा, खट्टे फल, सिंगजन बीन, चावल, भूरा, घी, दूध, चरस, गाय का दूध, चना, ओस्त, शिकंजी, गुलकंद, घुंगची, सूखा धनिया, ताजा दूध, चकोतरा, खांड, घी, नमक और शहद, गुलाब जामुन, सेब, गांजा, गाय का घी और खटाई, खिरनी, गुलकंद, माठा, खरबूजा, सिकंजबिन, शहद, कुचला, बमन कराना, घी और मिश्री, काला दाना, अरड़, बादाम के तेल में भुनना, केसरू, खांड और केसरू का छिलका, करौंदा, नमक और खटाई, कमरकल्ला, घी, नमक, कपूर, केसर, कस्तूरी, कनेर, शहद, घी, इमली, उनाब, बनफसा, आलू, गरम मसाला, आम, जामुन, शिकंजबिन, शीतल जल, अमरूद, सौंफ, सौंठ का मुरब्बा, अफीम, केसर, दालचीनी, खट्टा अनार, मीठा अनार, अनानास, खांड और सौंफ का मुरब्बा, अंगूर, सौंफ और गुलकंद, अखरोट, अनार का स्वरस। मुख्य अन्न, जावित्री, मक्खन में बंधन, चंदन,
एवं मिश्री मिलाकर चटाना। दालचीनी, कतीरा, सफेद चंदन, मस्तंगी, धनिया हरा या सूखा, शहद, पुदीना, मुलठी का सत या कतीरी, मेथी दाना, घी, शिकंजविंज, हनीमून, अनार, कासनी की पत्ती, बादाम, शक्कर, मिश्री, मस्तंगी, रूमी, नमक, तर एवं चिकने पदार्थ, नारियल, शक्कर, मिश्री, खट्टे मेवे, नींबू, उनाब, शक्कर और शुद्ध शहद, राई, कासनी, रोगन बादाम, सिरका, भूरा अरमानी, रतनजोत, गुलफनासा, मगज, कद्दू के रोग और दुखम कद्दू, लहसुन, कतीरा, धनिया, रोगन बादाम, शिकंजवीन, खट्टे मीठे अनार का रस और नमक पानी में पका लेना। हींग, कतीरा, बनफसा, नीलोफर, सेब चंदन, धनिया, अंजीर, कचरी का है धनिया, अंजीर, मिर्च हरी या लाल या सूखी, घी, दूध, शहद, लौंग, बबूल का गोंद एवं तर वस्तुएं, सौंफ, सफेद संडल, सफेद चंदन, कपूर, सिकन बीज या धनिया। तो ये थी औषधियों के मार, जिन औषधियों के सेवन करने से हमारे शरीर में कोई दुष्प्रभाव उपद्रव नजर आ रहा हो, उसके अवगुण नजर आ रहे हो, तो इनसे हम स्वाध्याय के जरिए थोड़ी बहुत जानकारी रखें। और कल की स्वाध्याय में होगी औषधि संबंधी प्रमुख नियम, औषधि संबंधी प्रमुख नियम। और जैसा कि आप सभी को बताया ही गया था कि जाते जाते आज की कक्षा में हम जानेंगे असाध्य संग्रहणी को कैसे नष्ट करें। इससे पहले स्क्रीन पे, आप सभी के स्क्रीन पे एक संदेश नजर आ रहा है। इस संदेश को पढ़ने के लिए नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए और इतनी जोर से पढ़िए कि दिल्ली, सिल्लीगुड़ी से दिल्ली आवाज आए। जो भी सो रहे हैं ना क्लास में वो जाग जाए। 5 मिनट लगेगा पढ़ने में। भैया दिख रहा है? हाँ भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार, रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा, शिलालेख संग्रहालय, नारी सुरक्षा, घरेलू बचत व्यवसाय, स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार, बने स्वस्थ रक्षक। द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी 30 नवंबर 2025 रविवार सुबह 10 बजे से 2 बजे, नियर किसान छात्रावास, तारानगर, चूरू, राजस्थान। आयोजक एवं निवेदक सिटी कंप्यूटर साहू इंटरप्राइजेस, तारानगर निवासी व स्वस्थ समृद्ध परिवार, नारी सुरक्षा कर्णधार भाई बहन। प्रतिदिन जुड़े स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल व स्वस्थ रक्षक कक्षा में। जी तारानगर का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अच्छा, तारानगर हो गया, तारानगर। हाँ जी। जी दीदी। ये दिख रहा, नहीं दिख रहा? दीदी जी। होगा सपना पूरा, खुले आंखों का स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा व रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शिलालेख संग्रहालय का नारी सुरक्षा, स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार, जुड़े स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान से व करे घरेलू बचत व्यवसाय। नागरमोथा 2 तोले, अतीस 2 तोले, कचनार 2 तोले, जामुन की छाल 2 तोले, मूछ रस 1 तोला, इंद्र जौ 6 तोले, बेलगिरी 20 तोले, कूड़े की छाल 1 सेर, निशोध 6 माशे। विधि कूड़े की 1 सेर छाल को 10 सेर पानी में काढ़ा करके जब 8वां भाग शेष रहे
तो बाकी की चीजों का सूक्ष्म चूर्ण करके इस काढ़े के जल में मिलाकर इसका अवलेह बना लेना चाहिए। मात्रा 1-1 तोला दवा दोनों समय दे। गुण, इस औषधि के प्रयोग से पुरानी संग्रहणी और सर्व प्रकार के उदर रोग, अतिसार आदि समस्त रोग इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी जमीन में मछली आदि जल के जीव शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दीदी क्या समझ में आया? किसी को अगर बताना हो संग्रहणी रोग है क्या? मुझे तो खुद को भी समझ में नहीं आया भैया, संग्रहणी रोग क्या होता है। संग्रहणी रोग क्या होता है? चलिए चाचा जी से पूछिए। गूगल चाचा जी। तो अब मान ले कि नहीं कोई मिलेगा तो फिर वही मिलेंगे अभी आपको। जी, आप ही समझाइए। संग्रहणी लिख के सर्च कीजिए, अपने आप कुछ ना कुछ तो बताएगा ही। इरिटेबल बाउल्स, अच्छा आईबीएस एक पाचन संबंधी समस्या है जिसमें कब्ज और दस्त बारी बारी से होते हैं। साथ ही पेट कर गैस और पेट फूलने की समस्या भी होती है। यह रोग आंतों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लक्षणों के राहत पाने के लिए आहार, जीवन शैली और कुछ दवाओं में बदलाव किया जा सकता है। समझ में आया? हाँ समझ जी, में आ गया जी। जी। और असाध्य संग्रहणी के रोग के लिए इस योग में दोबारा एक बार पढ़ दीजिए क्या क्या चीजें हैं, और तोले को जरा ग्राम में करके बताइए। 1 तोला इक्वल 10 ग्राम, 1 सेर इक्वल 1 लीटर मान लीजिए। उसके हिसाब से अब आप दोबारा पढ़िए। नागरमोथा 2 तोले यानी 20 ग्राम, अतीस 2 तोले यानी 20 ग्राम, कचनार 2 तोले यानी 20 ग्राम, जामुन की छाल 2 तोले 20 ग्राम, मोचरस 1 तोला 10 ग्राम, इंद्रौनी 6 तोले 60 ग्राम, बेलगिरी 20 तोले 200 ग्राम, कुड़े की छाल 1 सेर। वह सेर क्या हुआ? 1 किलो। 1 किलो अच्छा, 1 किलो। निशोध 6 माशे। अब माशे क्या है? ग्राम। अच्छा, निशोध 6 ग्राम। विधि, कूड़े की 1 सेर मतलब 1 किलो। किलो छाल को 10 लीटर पानी में काढ़ा करके जब 8वां भाग शेष रहे तो बाकी की चीजों का सूक्ष्म चूर्ण करके इस काढ़े के जल में मिलाकर इसका अवलेह बना लेना चाहिए। ये अवलेह क्या होता है भैया? अवले च्यवनप्राश देखने में कैसा होता है? काढ़ा, हाँ ठीक ठीक। ठीक है, मतलब गाढ़ा दीदी अवले दीदी, अब आपने वटी बनाई, वो रंजू वटी बनाई थी ना, वो बन गया था ना सबका, जिसकी अच्छा, नहीं बन रही थी। हाँ समझ गए। पूरा सॉलिड भी नहीं, गीला भी नहीं, बीच का वो वाला चीज। हाँ, जी। अवलेह बना लेना चाहिए। मात्रा 1-1 तोला माने 10 ग्राम दवा दोनों समय दें। मतलब 10 ग्राम तो तोला, एक सुबह एक रात को। गुण, इस औषधि के प्रयोग से पुरानी संग्रहणी और सर्व प्रकार के उदर रोग, अतिसार आदि समस्त रोग इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी जमीन में मछली आदि जल के जीव शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मतलब जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, अगर उसे सूखी जमीन पे रख दिया जाए तो जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस दवा के सेवन से साध्य संग्रहणी रोग, और आपकी भाषा में आईबीएस, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं एक और, इससे थोड़ा सा मुश्किल। शायद भैया ओपी ठाकुर भैया कूड़ा शायद कोई पंसारी दुकान वाला ही देगा होगा, शायद तुमसे मालूम होगा। वो सब भैया कूड़ा, मिल जाता कूड़ा क्या होता पूछ रहे हैं? है। जी दीदी, इसको पढ़ना। केवल पठानी लोध पीसकर लोध के काढ़े की 3 भावना देकर सुखा लें। मात्रा 6 माशे 6 ग्राम से लेकर 1 तोला, 6 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक
दिन में 3 बार आधा पाव गाय के मट्ठे में घोलकर देना। गुण, असाध्य संग्रहणी, धारा प्रभाव, पतले दस्तों में भी शीघ्र लाभ होता है। नोट करने वाली बातें, यदि रोगी के सूजन हो तो मट्ठा न देकर चावल के धोवन के साथ दें। इसमें तो बहुत सारी चीजें थी, थोड़ी सी मुश्किल, और इसमें एक ही चीज है, पठानी लोद, और उसी के लोद के ही काढ़े में उसको भावना देना है, यानी इसको सुखा सुखा के फिर दोबारा गीला करना है, उसके काढ़े में डालना है, फिर उसको सुखाना है, फिर काढ़े में डालना है। इस तरीके से 3 भावना देकर सुखाने के बाद पाउडर जो तैयार होगा उसको 6 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक दिन में 3 बार आधा पाव गाय के मट्ठे में घोलकर देने से असाध्य संग्रहणी, धारा प्रवाह चलने वाले पतले दस्त भी न शीघ्र नष्ट होते हैं। सूजन हो तो मट्ठा ना दें। जी 12 बजने को है, और आज का स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की कक्षा को यहीं समापन करते हुए आप सभी के प्रश्न, किसी के मन में कोई प्रश्न है, प्रश्नों का निवारण करते हुए बहुत ही जल्द कक्षा को समापन करेंगे और जुड़ेंगे शाम 4 बजे नारी सुरक्षा में और रात्रि 8 बजे चौपाल में। उमेश कुमार जी, उमेश भैया कुमार। मेरे संग की चूड़ियां आ गई, मेरे को वो दिखानी थी, इजाजत है क्या? हाँ, वो भी आखिरी में करते हैं, संग चूड़ियां सबको कैसे मिलेगी इसके बारे में। जी भैया। चलो पहले आप ही दिखा दो, बाकी तो क्योंकि वो हमारी नारी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, नारी की खूबसूरती के लिए है। आदमी बीमार रहना पसंद करता है लेकिन सुंदर बदसूरत होना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है कईयों को बहुत सारी तकलीफ होती है फिर भी कहते हैं बाल झड़ रहे हैं भैया, ठीक है, पेट में दर्द है लेकिन बाल झड़ने का उपचार पहले चाहिए। बिल्कुल भैया। पेट वाला दर्द तो भैया धीरे धीरे चला जाएगा, पर बाल तो एकदम नहीं आते ना। नहीं आते, नहीं आते, सच में नहीं आते। चल, और वो चेहरे पे दाग, फुंसी, पिंपल्स, उसके लिए भी नहीं छोड़ते। आ, हाँ हाँ। ये तो रेड कलर की साथ आती है, ये तो है, ये शायद प्लास्टिक की होती होगी। हम्म, ये यहाँ नहीं पहनते, मतलब इनको हमारे यहाँ नहीं पहनते, इनके साथ मैं ला के मिलाऊंगी। पर ये है शंख की चूड़ी, जिनका ऐसा डिजाइन है, ठीक है, ऊपर से आप देखोगे ऐसा ही दिख रही है भैया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसमें बहुत अलग अलग डिजाइन भी आती है। डिजाइन अलग बहुत अलग सारे, आते हैं। जी, बहुत सारे डिजाइन होते हैं, दीदी ने फोटो भेजी थी। जैसे पर इसमें ये, मतलब हमारे यहाँ दांत का चूड़ा होता है ना, रियल दांत का, हाथी दांत का चूड़ा होता है ना, वैसे गंगौलिया में शंख चूड़ा होता है। जी दीदी, ये यही मैंने बोला था कि हाँ, वो कुछ इस प्रकार से इसके साथ रेड कलर की चूड़ी पहनी जाती है, जो मुझे जानकारी मिली। बाकी कलकत्ता वाले अच्छे से बता पाएंगे, यही होता है। है ना। पर फूफू सुंदर बहुत है। मैंने पहली बार देखी है तब है, मुझे नहीं पता, पर है सुंदर। इसको खरीदे कैसे भैया? ये स्क्रीन पे दिख रहा है। जी भैया। पढ़ना दीदी, नीतू दीदी। शंख चूड़ी एक पारंपरिक भारतीय आभूषण है जो विशेष रूप से बंगाली संस्कृति में विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये 2 प्रकार की चूड़ियों का संयोजन होता है। शंख, सफेद रंग की चूड़ी जो समुद्री शंख से बनाई जाती है, ये पवित्रता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। पोलास यानी लाल चूड़ी, लाल रंग की चूड़ी जिसे अक्सर प्लास्टिक या कांच से बनाया जाता है, ये सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक होता है। इसको पोलाश या पोला पोला चूड़ी भी बोलते हैं। जी, संस्कृत महत्व,
बंगाल में विवाह के बाद महिलाएं शंख और पोलाश की चूड़ियां पहनती हैं, जो उनके विवाहित होने का संकेत देती है। ये परंपरा विशेष रूप से हिंदू विवाह संस्कारों में निभाई जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे देवी लक्ष्मी और विष्णु से जोड़ा जाता है। शंख चूड़ी पहनना शुभता, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की सफलता का प्रतीक माना जाता है। जी, ऐसा है। शंख चूड़ी हमारी सभी, मैं पहले छोटी सी जानकारी दे दूं, बिहार में सबसे ज्यादा पहना जाता है। तो मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि मुझे शंख चूड़ी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कहाँ मिलता है? तो उन्होंने कहा बंगाल में। मैंने कहा बंगाल में तो अपनी क्या नाम है, पूजा अरोड़ा दीदी हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दीदी आपके लिए काम है। करे क्या? मैंने कहा शंख चूड़ी चाहिए। तो फिर वो गई और शंख चूड़ी उन्होंने लेके भेज दिया। काफी पसंद आया भैया। जी। ये रही। जी जी। शंख चूड़ी है, ये बोला जी। छका। बंगाल की हर जो विवाहित महिला होंगी उनके हाथों में शंख चूड़ी होगी। तो पूजा अरोड़ा दीदी ने शंख चूड़ी मेरे घर पे भेजी। उसके बाद धर्मपत्नी आपस में बहनों में बात करने लगी। तो उन सबके क्योंकि जो बाहर जाते हैं तो उन्होंने बोला कि हमें भी चाहिए, हमारी टूट गई, हमें भी चाहिए, हमारी टूट गई। फिर पूजा अरोड़ा दीदी को मैंने दोबारा तंग किया। मैंने कहा दीदी शंख चूड़ी और चाहिए, घर से डिमांड आई है। तो उन्हें 2 सितंबर को अपनी भतीजी की शादी में दिल्ली आना था। तो उन्होंने शंख चूड़ी लेकर आई और साथ ही लेकर आई मोनिका बहन के लिए कि भैया ये मोनिका बहन को आप भिजवा दीजिएगा। तो मोनिका बहन की चूड़ी मोनिका बहन के पास पहुंच चुकी है काफी दिनों बाद। और बाकी चूड़ियां आई थी, तो मैंने 4 सेट की चूड़ियां अलग से दीदी को बोला था कि दीदी आप मुझे ला के दीजिएगा। मैं इसे नारी सुरक्षा की, और आगे जरूरत है कोई डिमांड करेगा तो हम उन्हें, क्योंकि हमारा काम इसी चीज के लिए है, उद्देश्य है कि जिसके पास जो होगा, जो चीजें अच्छी मिलेगी वो हम एक दूसरे को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस उद्देश्य से मैंने इसे नारी सुरक्षा में डाल दिया कि नारी सुरक्षा से आप शंख चूड़ी अगर लेना चाहते हैं तो ये शंख चूड़ी आपको नारी सुरक्षा में उपलब्ध हो जाएगी। इसकी विशेष जानकारी के लिए साइज आपको यह है कि वहां पे जाके ही जैसे ही आप नारी सुरक्षा में ऑर्डर करेंगे तो आपको शंख चूड़ी का साइज आपका अपना लिखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे इसमें कई सारी वैरायटियां आती हैं, लेकिन हमने एक साधारण सा, जो हम सभी आम जनमानस जो है परिवार उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मोनिका दीदी के पास जो आया है वो आया है 2000 रुपये का। एक और पहले दीदी ने फोटो करके दिखाई थी, वो था करीब 5200 रुपये का। तो हमने कहा दीदी राम राम, नमस्ते। ठीक है। तो और ये जो चूड़ी है ये 1000 रुपये में नारी सुरक्षा में, जिसमें आपका कोरियर भी है, और साथ ही साथ जो नारी सुरक्षा में घरेलू बचत व्यवसाय के तहत जो बचत है आपके और आपको नारी सुरक्षा से जोड़ने वाले परिवारों तक, आपस में थोड़ी सी धनराशि वहां भी बांटी गई और थोड़ी सी उसमें बचत का सिलसिला। लेकिन इस कार्य को करने के लिए पूजा अरोड़ा दीदी हम सभी के साथ पूरा तैयार है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, जितने भी आएंगे 2 4 5 7 10 जो भी बहनें मांगेंगी उनके लिए मैं जाके लाके कोरियर कर दूंगी। तो पूजा अरोड़ा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी बहन होने के नाते वहाँ पे जो है वो अपना समय दान करके हमारे लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की नारी सुरक्षा में बहनों के लिए, जिन्हें भी जरूरत है, जो चाहते हैं कि शंख चूड़ी मंगानी है या कभी रखा है मन में ख्याल रखा है, तो आप नारी सुरक्षा से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने को तो आप अमेजन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट से लेने से हम सभी का वो उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक भाईचारे का। और वहां पे भेजने वाले से आपकी मतलब वो कोई करीबी नहीं है, और यहाँ पे हम एक दूसरे के करीबी हैं। आप ये समझिए कि आज अगर पूजा अरोड़ा दीदी, आज हमें रायपुर से कोई चाहिए तो मीरा मित्तल दीदी अगर जाकर लाएंगी तो आपको पता है कि आपकी बड़ी बहन जाकर लेके आ रही है। अगर किसी को रीवा मतलब कहीं से भी कुछ भी, तो हम लोग यहाँ पारिवारिक रूप से उस चीज को करेंगे। जी, आगे हैंड ले लेते हैं। मीरा मित्तल दीदी आप ही शुरुआत कर लो।
आप तो रायपुर के पोहे भेजोगे जब तक तो खराब हो जाएगा। महुआ बहुत होता है रायपुर में, महुआ बहुत होता है, महुए के पेड़ बहुत हैं। जी भैया, उसके पत्ते पे ये लोग एक दिन खाना भी खाते हैं। जी। और महुए के गुड़ भी तैयार होते हैं, महुए का तेल भी तैयार होता है। उसकी डंडी से खाना बनाने से भी उसके गुण आते हैं। जी। जिस चम्मच के बदले उसकी डंडी को यूज करते हैं वो लोग। जी भैया, आपने जो अभी पढ़ा था आयुर्वेद में, जी। तो इस चीज का मार ये है करके, तो उसको ना हम लोग लिख नहीं पाते हैं। नहीं, वो इस तो चीज सिर्फ दीदी ऐसा ना एक जानकारी के लिए था। बाकी जी विशेष रूप से जैसे जिनको भी चाहिए मैं उसको कॉपी पेस्ट करके एक पोस्ट के जी रूप में बहुत जल्दी डाल दूंगा। ये जी मेरा जी कहीं लिखा हुआ होगा, मुझे अपने कीप नोट में ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले लिखा था। जी जैसे मिलता है तो मैं नारी सुरक्षा के उसमें डाल देता हूँ, नहीं तो मुझे दोबारा स्कैन करके उसको लिखित रूप में डाल दूंगा। जी जी जी, भाई, धन्यवाद भैया। और एक इससे क्लास से अलग क्वेश्चन करूँ सर? 2 मिनट बाद दोबारा। हाँ जी भैया, अभी तो है, अभी तो 12:04 है, 9:30 बजे विदा लेंगे। जी जी काली माँ। जी वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैरू भैरू जी कहूँ क्या मैं आगे से? जी भैया जी। मैं ये कह रही थी भैया, आज जो मतलब गैस और एसिडिटी की जो दवाई जैसे बताई ना उसमें दवाई नहीं बताई संक्षेप गई, में दवाई नहीं बताई गई, कहाँ ध्यान था। आज सिर्फ बीमारी बीमारी का के बारे में नाम बताया और भैया। लक्षण। हाँ, नाम और लक्षण। हाँ जी। हाँ तो भैया उसमें उसकी एक थोड़ी सी जानकारी दे रही थी भैया मैं। हाँ, जैसे कि मतलब अजवाइन का पौधा जैसे आता है एक, जिसमें अजवाइन नहीं लगती, पर उस पौधे को नाम भैया अजवाइन का दिया हुआ है। जैसे ये वाला पौधा है भैया, ये इसकी जंगली सिर्फ 4 ये पत्ती जंगली खा। ये जंगली अजवाइन है दीदी। और इसके और हाँ, तोड़ के सूंघ लो तो अजवाइन जैसी खुशबू, पानी में उबाल के पी लो तो अजवाइन जैसा पूरा सारा गुण धर्म अजवाइन ही है। जी भैया, तो ये मैंने अभी पिताजी को, जैसे गैस वगैरह बहुत बनती है, तो 4 पत्ते मात्र पिताजी मतलब ससुर जी को दिए थे। तो उससे क्या गैस में भी बहुत रिलीफ मिल रहा है इससे। अरे और उनके कब्जी भी है भैया। तो जी जी। मतलब उसकी शिकायत भी दूर हो रही है भैया, इससे पहले पता नहीं था, एक साइड में पड़ा था। तो फिर मेरी सहेली ने इसके बारे में बताया, मैंने उसको ब्रह्म कमल के बारे में बताया, तो उसने मुझे ये जानकारी दी। और एक शुगर की दवाई के लिए भी अरे बताया भैया, दीदी पौधे भाई के बारे में। करता हूँ बात में बात। अगर जी जी भैया। कच्चे से जुड़ी हुई सवालें करने हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सॉरी जी भैया, सॉरी। जी। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे सभी मातरम। को वंदे मातरम। भैया एक दिन आपने वो गंधक को शुद्ध करने के लिए वो बताई थी प्रक्रिया, फिर वो रह गई थी। गंधक को शुद्ध करने का तरीका बताना भैया। वो भी आ जाएगा भैया। ठीक है। ज्योति गुप्ता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो यार तेज बारिश होना शुरू हो गई, तो हो सकता है आवाज क्लियर ना आए। आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, अभी जब जब आप आयुर्वेद चिकित्सा सागर की बुक के माध्यम से आप पढ़ रहे थे कि किस मतलब किसके साथ कौन सा अपन ले सकते हैं पथ्य, मतलब जिसका जो उसके असर को कम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें ले सकते हैं। तो उसमें भैया जब आप पढ़ रहे थे तो आपने आलू, बथुआ, इन सब के साथ मसालों का जिक्र भी किया था कि इनका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव जो है, मसालों के माध्यम से कम हो सकता है। गरम मसाले से, यानी गरम मसाले से कम देखिए, हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप आलू की सब्जी खाते हैं और गरम मसाला डाल के बना के खाएंगे तो आपको आलू का दुष्प्रभाव देख नहीं मिलेगा। तो जी जी जी। तो भैया मुझे लगता है शायद यही कारण है कि पुराने टाइम के लोग बहुत ही समझदार थे, और खास सब्जियों के साथ खास मसालों का प्रयोग करते थे। विदेशों में ऐसा नहीं होता है, और बीमारियां शायद इसीलिए वहां ज्यादा है। यही भैया, आप जब पढ़ और रहे थे तो दीदी ध्यान। अब मैं आपको आज एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। बीमारियां भारत में ज्यादा है, विदेशों में नहीं है। आपके शायद 2-4 लोग विदेश में रहते होंगे। हम मेरे जानकार में भारत में कई करोड़ लोग रहते हैं। मेरे जानकार में भारत में ज्यादा रहते हैं, तो बीमार ज्यादा भारत में है। और चिकित्सा का सबसे बड़ा व्यापार भारत में ही चल रहा है। अच्छा। ठीक है। और वहां पे तो अगर बीमार है भी तो सरकार इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो। अगर हमारे माँ बाप बीमार पड़ जाएं
तो हमें हॉस्पिटल का सारा वो करना पड़ता है। वो तो जैसे ही बीमार हुआ तो ले जाके रख लेते हैं। आपको बस, आपको कुछ नहीं करना है। अभी भी चंद्रकांत भाई के पिताजी पिछले 8 सालों से हॉस्पिटलाइज हैं। अच्छा। क्या आप भारत में 8 सालों से हॉस्पिटलाइज रख सकते हैं? इतनी औकात है? हमको ये मतलब जानकारी तो ऐसी व्यवस्था। बीमारियां भारत में ज्यादा है, बाहर नहीं है। बाहर ज्यादा से ज्यादा 10 किस चीज की बीमारी जानते हो? दांत की और कब्ज की, बस। दांत और कब्ज की बीमारी है। आप रिसर्च पेपर, आपको सबसे ज्यादा एनजीओ कहाँ मिलेंगे? भारत में। और एनजीओ वाले का मुख्य काम क्या है? भारत के लोगों पे प्रयोग करते रहना, उनको उनके ऊपर करते रहना, और उनके हिसाब से वहां दवाइयां बनेगी, सारी चीजें होंगी। आज भारत की सारी एनजीओ की संस्थाएं भारत की जड़ी बूटियों का रहस्य वहां देती है उनको, और फिर उनसे दवाइयां बना बना के हमें दिया जाता है। भारत में बीमारी भी भारत में ज्यादा है, चिकित्सा का व्यवसाय भी भारत में ज्यादा है, लूट झूठ खरोट सब झूठ भारत में ज्यादा है। और सादा सबसे ज्यादा धर्म की बातें भी भारत में की जाती है। हम्म? भारत ही ऐसा देश है जहाँ बाप बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, माँ बाप का दुश्मन हो जाता है। वहां तो बचपन से ही दुश्मन रहते हैं। घर से बाहर कर दिया, अजय तू बेटा मेरा नहीं, अब तू गया, अब मैं अपने अलग है, तू अलग रहा। वहां तो बचपन से ही कर दिया जाता है। यहाँ तो पीठ में छुरा घोंपते हैं। भाई 80 साल का पिताजी हो गया तो बेटा ने पीठ में छुरा घोंप रहा है। हमें ये खैर मेरे दूसरे दर्द की बात थी, सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमें हमेशा अपने अंदर के आसपास की कमियों को देखनी चाहिए। वहाँ की प्रकृति और वहाँ की जलवायु के अनुसार जो बीमारियां उनके साथ है वो उनके नसीब में। हम उनकी देखा हिस्की करके उनकी नकल कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा बीमार हैं। जी। हम नकल उनकी मार रहे हैं। अगर हम उनकी नकल मारना कम कर दें तो हम बीमार होना कम हो जाएंगे। जी भैया। जी। बीके कविता दीदी, बीके कविता दीदी। जी जी भैया जी। हाँ जी। ये बोल रहे विदेशी लोग उबली हुई सब्जी खाते ना, वो छौंक लगाते ना, तेल मसाला डालते। और दीदी अगर वहां भी सूरज भरपूर निकलता तो उनको भी उबाल के खाना पड़ता। ठीक है, जी। क्योंकि उनके अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता भी ज्यादा नहीं है। हम्म। ठीक है, उनके पेट में गर्मी हम्म, बर्दाश्त करने की क्षमता भी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो ठंडे देश में पैदा हुए हैं। उन्हें ठंडी ठंडी चीजें ही उनको ज्यादा सूट करती है, गर्म हाँ चीजें को सूट नहीं करती। जी, हमने माउंट आबू में देखा है ज्ञान सरोवर, उनका अलग ही भोजन बनता है, हर चीज उबली हुई जी। और विदाउट तेल मसाला। और भारत वालों से ज्यादा मजबूत। ठीक है। हाँ हाँ। और भारत वाले रोज काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, दिवाली आएगी अभी सारे के सारे हलवा पकवान खाएंगे और सब बीमार होंगे। उसमें कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं। हम लोग भी लेते हैं थोड़ा सा उनका देख करके कि स्वस्थ रहने के लिए ये अच्छा है, पर वो अंदर जाता नहीं है। स्वाद नहीं है ना उसमें। उबली तोरई ऐसे चार चार अंगुल के काट के ऐसे रहते हैं, कोई एक एक बिद्दा काट के, और उबली लौकी उबली, हर सब्जी उबली। अगर उन्हें मांस खाने की नौबत पाए तो वो भी उबाल के ही खाते हैं। और हम्म। यहाँ तो केएफसी वाला एकदम मसालेदार वो चाहिए जी। यहाँ तो मसालेदार चाहिए, भरपूर मसाला। और यहाँ मसालेदार ही सही है, लेकिन फिर भी हम्म, कहते हैं, हम अति कर देते हैं, अति। अति कर देते हैं, बहुत ज्यादा मसाला तेल। मैं एक दिन मेट्रो से जा रहा था बड़े दिनों बाद, देखा हम्म कि मेट्रो पे मोमोज 20-20 मोमोज लेके खा रहे हैं। अरे हम्म। एक दो खा के चलता बन भाई, मुंह का स्वाद है तो। और क्या। चलिए। तो भर पेट बड़ा सा एकदम से, बहुत बड़े बड़े पिज्जा मंगाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब उसी से पेट भरेंगे यहाँ के हरविंदर लोग। कौर दीदी, हरविंदर कौर दीदी। वंदे मातरम पे। वंदे मातरम। भैया जो आज संग्रहणी की दवा अपने जोग बताया है वो कितने टाइम तक देना है? ऐसे तो ये दवाएं ऐसे है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असाध्य संग्रहणी है तो नाना करते भी 10 से 15 दिन तो लेना ही चाहिए। वो मेरे बेटे को है ना, वो बस जो खाना खाता है जब तभी वो लेटने जाता है, हाँ, जो भी खाता है तभी लेटने जाता है। यही संग्रहणी का सबसे बेहतरीन लक्षण यही है कि खाना खाते ही शौच क्रिया को जाना, ये संग्रहणी का लक्षण है, मुख्य लक्षण यही है।
जरूर बना के दीजिए। सिंपल वाला भी दे सकते हैं, पठानी लोध वाला, नहीं तो ये आप काढ़ा बना के पिला सकते हैं, जो भी है। ओके भैया। जी, कहाँ रहती हैं दीदी? हम साहो के मोगा। जी, सुनील प्रसाद। हाँ, वंदे मातरम गोविंद भाई जी। वंदे मातरम। ये एक अभी 10-12 दिन बच्चा हुआ है, अस्तर में गांठ हो गया है। अब ना किसी दिन तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा मेरे से। बता दीजिए भैया जी। कितने सालों से इस काम को कर रहे हो भैया, ये बताओ जरा मेरे को। आज आपकी क्लास ही लगा दूं मैं। कितने सालों से काम कर रहे हो? माइक अनम्यूट करो। हम कितने सालों से हम काम कर रहे हो? हम चौपाल से जुड़े हुए बहुत लंबा टाइम से, जरा हम ना करते थे, लेकिन इधर कुछ ज्यादा करने लगे हैं। तो कोई बात नहीं, इससे पहले भी मुझे याद है कि आपको मैंने कम से कम 3 बार स्तन में जो दूध की गांठ जम जाती है, 3 बार बताया है, चौपाल पे भी, और 1-2 बार आपने मेरे को फोन भी किया है पिछले साल 1.5 साल में। तो क्या आप यहाँ से जो पता रिजल्ट नहीं मिलता है तभी आपको याद नहीं रहता है? क्योंकि नहीं नहीं, रिजल्ट मिलने के बाद तो भाई सपने में भी याद रहता है। उसका हम इलाज नहीं कर पाए थे, इसलिए कि वो फिर दूसरा जगह चला गया था, इसीलिए ध्यान नहीं रह पाया। ये है कि नहीं कराया कीजिए। ऐसा है, किसी के स्तन में दूध की गांठ बन जाए तो अरंड के पत्ते लेके आओ, उसे कूट पीस के पानी में उबालिए और उसकी धार गिराइए। धार। हाँ, और नौसादर का बारीक पाउडर करके उसका लेप बना के लेप लगाएं। अरंड के तेल से मसाज करें। ठीक है। ठीक है। जो बच्चा छोटा बच्चा है, दूध नहीं पी रहा है, तो किसी बड़े बच्चे से स्तनपान करा दें। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। और अगर 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर इसका फीडबैक नहीं आया ना, तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा मैं। नहीं नहीं, अभी तुरंत इसका प्रयोग करते हैं, तुरंत। ठीक है। ठीक। महक खान दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे वन- मातरम सभी बहन वंदे भाइयों मातरम। को। भैया मेरी कमर में दर्द हो रहा था 4-5 दिन पहले, बहुत जोर का। तो मैंने बायोकेमिक की किट में से दवाइयाँ ली थी, बायोकेमिक की। तो उससे मेरे 80% अब आराम है भैया। शक्ल तो दिखा दो, कमर ना दिखाओ, शक्ल तो दिखा दो। भैया मैंने फेस पैक लगाया, वो लगा रखे है, तो बेसन और फिर तो दूध। और दिखा दो, तब से बाकी लोग भी लगाएंगे, नहीं तो बाकी लोग पार्लर चले जाएंगे। नहीं, बेसन और दूध लगाती हूँ भैया मैं। तो कोई बात नहीं, दिखा दो तभी तो बाकी, नहीं तो बाकी सब जाने की तैयारी कर देंगे। कम से कम ऐसा है, आप विश्वास नहीं करोगे, मीरा मित्तल दीदी के बाल खुले हुए दिखने के बाद ही तो हम लोगों ने पूछा, दीदी ये बाल का राज क्या है? तो जानकारी मिली कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया। ठीक है। मेरे जाइयों में फर्क पड़ रहा है भैया इससे, दूध और बेसन से इस करके लगा रही ठीक है। भैया। दर्द तो मेरे इतना था भैया, मुड़ा भी नहीं जा रहा था कमर से। कौन कौन सी तो बायोकेमी की दवाई कौन कौन सी मिलाई? सिलेसिया थी भैया, कैलकेरिया फ्लोर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम मयूर, नेट्रम फास भैया, काली फास और काली सल्फ। और भी होगी भैया, वो बाकी मैं पढ़ के बता सकती हूँ, ये मुझे याद थी। कहने का मतलब कि जिन पुस्तकों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसी पुस्तक की उसमें से पढ़ के महक खान दीदी ने, और 12 दवाओं में से एक एक दवाई लिखी, कितनी मात्रा में कैसे मिला के ली दीदी आप ही बता दो जरा। भैया मैं तो 1.5 लीटर पानी डाल के हम्म। उसमें से 3-3 गोली निकाल के पूरे दिन के लिए रख देती थी, बस वही पानी पीती रहती, जैसे प्यास लगी तो मैंने वही पानी पी लिया, ऐसे ले लिया। जी जी। जी भैया। अब आपको पता है बायोकेमिक की दवाओं को पीस के पाउडर करके फेस पैक भी बनता है। वो बता दो भैया। ये तो छुपा रुस्तम निकला। जाइए भैया, जा रहा है फेस पे, जाइए, जाने में नहीं आ रही भैया अब आउट ऑफ स्टॉक होना है बायोकेमिक किट का, अगर फेस के लिए बता दिया तो आउट ऑफ स्टॉक पक्का। अब करवा चौथ हो रही है भैया, बताइए बताओ तो। भैया बहुत दोनों का फायदा हो जाएगा, भैया मेरी करवा बुक लेते हुए आ जाइएगा, हाँ मेरी बुक लेते हुए आइएगा बायोकेमिक का।
हाँ हाँ जरूर। ऐसा है, बायोकेमिक दवाइयों का एकदम बारीक पाउडर करके, टेल्कम पाउडर करके आप उसे फेस पैक की तरह बना सकते हैं, मिला सकते हैं, उसका बहुत अच्छा। आप यूँ समझो, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से दिमाग लगाया, ये बताता हूँ। आप उसमें देखो जख्म का इलाज या जले का इलाज, उसमें लिखा हुआ है कि ये गोलियों को पाउडर करके लेप लगाने से छाले, जख्म और फफोले और निशान गायब होते हैं। लिखा हुआ था ना उन्होंने इस पुस्तक में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि मैं अपनी उंगली जला के ठीक करके दिखा ठीक सकता करके हूँ। दिखा सकता हूँ जी भैया। ठीक है, तो ठीक करके दिखा ठीक सकता हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि अब जल गया तो उसको तो ठीक होने में टाइम लगेगा। तो है गोलियां जी खा भैया। तो गोलियां खाने के अलावा वहां लगाने का भी विधान है। तो जो लगाने का विधान है वही हमारा फेस पैक का काम करेगा। लो जी, नई इन्वेंशन। ठीक है। अचानक बैठे बैठे नई इन्वेंशन है ये। भैया फीस पैक वापस बताइए भैया, मैं नहीं सुनी। लो जी। और ये अगर गोविंद भैया पढ़ रहे होते तो गोविंद भैया के दिमाग में नहीं आती। ये कोमल बहन पढ़ रही है, भैया खाली थे इसलिए दिमाग में आई है। चलिए मोहन, महक बहन ने बता दिया गलती से, वो मैंने पूछ दिया, वीडियो बंद था तो उन्होंने कहा फेस पैक, मैंने कहा भाई बायोकेमिक, और बायोकेमिक में उन्होंने फीडबैक दी। तो बायोकेमिक की कई दवाओं को कई बार इस्तेमाल किया जाता है मलहम बनाने के लिए। और जो एनवायरमेंट में जो ट्यूब बनती है ना, ट्यूब, उसमें होम्योपैथिक की दवाइयाँ थोड़ी मिलती है, उसके लिक्विड थोड़ी मिलाए जाते हैं, उसमें उसके यही बायोकेमिक के पाउडर से ही मिलाए जाते हैं। सफेद ये वैसलीन। सारी 12 की 12 ही। हाँ, सफेद वैसलीन में नहीं, अलग अलग बीमारियों के लिए जो होता है। जैसे अब मान लीजिए किसी को अर्निका का बनाना हो, अर्निका का, तो अर्निका के जो अर्क है उसको वैसलीन में मिला के बनाया जाता है। सफेद वैसलीन आती है, सफेद वैसलीन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बड़ी मतलब क्रीमी टाइप का होता है। आती आती। होता है, आती है भैया। बेस। मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं गलती से मैंने छुपा के रखा, कहीं धान भी खा ना जाए। बेस भैया बिल्कुल आती है, एक सफेद क्रीम, मतलब अच्छी टाइप राजस्थान की। से मंगवाते हैं हम लोग। हाँ, हम्म। कहाँ से मंगाती हो? राजस्थान से मम्मी लोग लेके आते हैं। ठीक है। अभी ये मंगाया हूँ, कुछ नई चीज ढूंढना है, नई चीज निकालनी है। भैया के दिमाग तो चल पड़ा, अब बायोकेमिक की खेर नहीं। भैया बायो कह रामू रहे कि भैया, ये रामू वीडियो भैया में थे, रामू भैया हैंड रेस कर रखे थे, 12:20 हो गए हैं। रामू भैया, क्या हुआ उनका? रामू भैया, मैं खान भैया बहन दोबारा करी हो क्या, या वही डाउन करना रह गया? नहीं भैया, हो गया, मेरा फीडबैक देना था बस। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। सुमन पाल दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी अनुभव शेयर करना था। जी जी बताएं। भैया जी आज सुबह जैसे हमारा दूध 10 बजे आता है, तो जैसे दूध आया तो मैंने उबालने के लिए रख दिया। और भैया जी मैंने सूप भी बनाया था लौकी का, तोरी का। और भैया जी जैसे मैंने नींबू निचोड़ के कटोरी में रख रखा था, तो वो सूप डालना तो था सूप में, और वो है ना गलती से है ना दूध में डल गया। कम से कम 1 चम्मच के करीब में डल गया होगा। और भैया जी जैसे मैं उसका जो रस डला दूध में, तो तुरंत के तुरंत फटने लगा, क्योंकि उसमें आंच फिर चुकी थी। और भैया जी मैंने जल्दी जल्दी से 2-3 चमचा तो निकाल लिया था वो दूध, लेकिन है ना वो फटता चला जा रहा था। फिर भैया जी जैसे मैंने उसको नीचे उतारा भगोने को, और फिर मैंने भैया जी चला दिया, क्योंकि एक दीदी ने है ना अनुभव शेयर किया था कि अगर दूध फट जाए, जैसे दरा दरा भी फट जाता है, तो रही से चला लेते हैं। तो भैया जी मैंने वो चला के फिर दोबारा से रख दिया आंच पे, फिर दोबारा से चला दिया भैया जी। और भैया जी बच्चों के पापा कहे जा रहे थे कि है ना दूध का नुकसान करिए, ये करिए, ऐसा करिए, तो ध्यान नहीं रहता। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, काम में ध्यान नहीं रहता। और भैया जी वो बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। तो मैं मेरा दिमाग चलता गया कि मैं इसको चला के फिर मैंने दोबारा से रख दिया। और भैया जी फिर दोबारा चला दिया, फिर मैंने फिर भी 2-3 बार भैया जी चला दिया। मैंने कहा अगर वो नहीं फटा तो तुम क्या दोगे, अगर फट गया तो मैं क्या दूं। मैंने कि अगर फट गया तो है ना, वो कह रहे मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा ठीक है 2,000 रुपए दे देना, अगर अगर नहीं फटा तो 2,000 रुपए देना, अगर नहीं फट गया तो मन की मेरी गर्दन उड़ा देना। यूं करे ठीक है। और भैया जी फिर लाइट भागी, मैंने गैस पर रख दिया चला के। तो भैया जी उबाल आने लगा, मैंने कहा देखो दूध उबल रहा है, ऊपर तक आ गया। भैया जी मन की लाओ मेरे 2,000 रुपए।
और भैया जी फिर मैंने मंत्र भी मार दिया, सुहा सुहा करके भैया 11-12 मंत्र मार दिया। और भैया जी मेरे बेटा भी कह रहा था कि है ना मम्मी दूध फटेगा, क्योंकि मैं पनीर बना लूंगा। मैंने कहा था आज पनीर नहीं बनना कि क्योंकि मुझे दूध फाड़ना ही नहीं है, मुझे दूध बनाना है। तो भैया जी वो फटा ही नहीं दूध। और भैया जी आरती दीदी का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूध 2 किलो बच गया, अब जो मीरा फटा था थोड़ा बहुत, तो मैंने जल्दी जल्दी निकाल लिया था। मीरा मित्तल दीदी का भी धन्यवाद कि उन्होंने ये ज्ञान दिया था। ओहो जी। ओ भैया जी, हेलो। हाँ जी दीदी। और भैया जी आज मेरी बेटी जैसे स्कूल से आ रही थी, तो रास्ते में एक बुग्गी आई, तो उसका जैसे वो रहता है ना आगे के हिस्से में, जैसे बुग्गी खड़ी करते हैं उसका बम सा, तो उसका पैर मतलब उसके नीचे आ गया था। तो अब तो मैंने उसका मतलब पैड लेके उसमें सुसु करके पैड में तो उसके पट्टी बांध दी। उसको मैंने बोला कि पी लेना थोड़ा बहुत, कह रही थी मम्मी आ नहीं रहा, लेकिन वो सूज सूज गया लेकिन पैर। और कुछ लगाना है भैया जी घरेलू में उसके पैर में? काले चने को रुमाल में बांध के वहां पे बांध दो और उस पे पानी डालते रहना, ठीक है। और कच्ची फिटकरी का बारीक पाउडर दूध में लस्सी की तरह घोल के वो दूध पिला दो। 2 चुटकी कच्ची फिटकरी 1 कप दूध में लस्सी की तरह घोल दो, एक गिलास से दूसरे गिलास में 8-10 बार पलटी मार के वो पिला देना। रामू भैया, ठीक है भैया जी, रामू भैया, धन्यवाद। रामू भैया, रामू भैया माइक अनम्यूट कीजिए। तो जी भाई साहब, वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम भैया। भैया वो जो महिला है कैंसर वाली, उसके जीभ में जो घाव था, पहले गंदा खून आया, फिर वाइट एकदम क्लियर खून आने लगा, तो उनके घर वाले रोने गाने लगे, तो हमको फोन किए, तो मैंने बताया कि फिटकरी पे इसके डाल दीजिए, बंद हो गया है। अभी फिर आया फोन कि उनका बीपी लो होता जा रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, हमने कहा चीनी पानी घोल के और सिरिंज से डाल दें, और क्या उपाय करवाएं कि सेफ हो जाए या नहीं। तो हमने तो ये कहा कि आप चाहें तो ले जाइए डॉक्टर को दिखाइए, जो भी दिखाना हो। नहीं, लेकिन शायद कोई डॉक्टर को बोल रहे हैं कि वो तो कोई टाइम बात कम नहीं। होता जा रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग अब? होम्योपैथी में एक जेलसीमियम नाम की दवा आती है, जेलसीमियम। जेलसीमियम जी, ये तो उपलब्ध पता हम कह दे रहे हैं। आप उनको आ, बोल दीजिएगा जी जेलसीमियम नाम की, और डेजिटेलिस। जी भैया। ये दोनों दवाई जल्दी जल्दी उनके जीभ पे और सभी नाखूनों पे, जितने भी नाखून है जी सभी नाखूनों पे डालने हैं। अच्छा, ये अगर संभव हो तो व्हाट्सएप करें, क्योंकि मैं भी एकदम घबराहट में हूँ, चिंता। क्योंकि जी जी। मेंटली जुड़ा रहा, बहुत ज्यादा हम लोग लगे हुए हैं। जी तो जी। बहुत अच्छा रिपोर्ट था, लेकिन अभी एकाएक जवाब कोई कहे तो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है भैया, अगर व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं मैं उनको अभी, दे दूँ। हाँ जी, मैं अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ आपको। हाँ भैया, हाँ। ठीक। ठीक है भैया, धन्यवाद, वंदे मातरम भैया, देखते हैं। आप सभी को बता दूं कि सिर्फ यही एक बीमारी है। बीपी हाई को तो लो किया जा सकता है, लो को हाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बीपी हाई। और बीपी लो के व्यक्ति जो है काफी सुरक्षित रहते हैं, बहुत सुरक्षित हैं हाई वालों की अपेक्षा। लेकिन जब इनका स्टेज आता है तो असुरक्षित रहते हैं। और बाकियों के जो सवाल जवाब है वो बाद में करते हैं। रजनी जोशी दीदी, एक दीदी से बात कर लेते हैं, मैं जरा रामू भैया को दवाई का नाम भेजूं लिख के। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम हाँ दीदी। जी। वो मैंने पूछा था ना कि सासू माँ के मतलब जो सोडियम की कमी होती है बॉडी में, तो जी आपने बताया था कि 1 चुटकी काला नमक सेंधा नमक पानी में उबाल के, तो मैंने दिया उनको, तो फायदा है भैया उससे। जी जी। और दूसरा भैया उनको हेमोग्लोबिन की बहुत कमी रहती है, दो हम्म। तीन पॉइंट इतना ही रहता है, मतलब ज्यादा नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा खून की कमी रहती है तो सबसे अच्छा अपने घर में मुनक्का, जी भैया। जितना ज्यादा से ज्यादा मुनक्का देंगे और उनको मुनक्के का जो पानी बनाएंगे उसमें एक ये नमक जरूर मिला के देंगे। काला नमक जी। रात को गला दे गिलास में, और फिर वो पानी पिला के उस पानी में डाल देते हैं काला नमक। रात को भिगो दीजिए, सुबह अच्छे से मसल के छान के उसमें थोड़ी सी 1-2 चुटकी काला नमक मिला के हल्का गुनगुना करके पिलाइए। और सुबह भिगो के दोपहर में, दोपहर भिगो के शाम में, शाम भिगो के रात में। जी भैया, ठीक है भैया। भैया मेरी भी एक समस्या, मेरे हाथों में जलन होती है यहाँ पर, ये काहे से हो रही है भैया? जलन तो आदमी को नफरत करने से होती है, आप बताओ किससे भैया नफरत करती है? चमड़ी भी निकल रही भैया थोड़ी सी। बोला कच्चा आलू पीस के लगाइए।
जी भैया। पहले हाथों को जब भी मोटी मोटी जगह पे कुछ भी हो तो पहले उसे मुलायम कर लेना चाहिए गुनगुने पानी में डाल के। जी भैया। जब वो मुलायम हो जाए फिर उस पर कोई भी चीज लगाओगे तो उसको जलन, चाहे आप नारियल का तेल ही क्यों ना लगाओ, कोई भी वो चीज लगा जब लगाओ तो देंगे। उसको मुलायम करने के बाद लगाओ। जेलसिमियम और डेजिटेलिस, डेजिटेलिस, डेजिटेलिस। जी कोमल बहन। चश्मा निकाल दे सभी लोग, आंखें बंद, पीठ सीधी। ओम सुरास्तम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्ते पद्माभ्यां पुष्पमाण्डा सुभदास्तु मे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता दी, वंदे मातरम। अपेक्षा गुप्ता बहन, बाद में ये ना कहें कि मुझे नहीं पूछे। जी जी बहन भैया। जल्दी, सेकंड भर में। अब वंदे मातरम। भैया मैंने आपसे पूछा था ना एक हफ्ता पहले, आपने बताया था जिसको जो प्रॉब्लम है बताए, तो हमने बताया था कि बरसात के बाद मुझे सर्दी खांसी और बलगम की दिक्कत हो जाता है, तो आपने बताया था कि पीपल एक और शहद पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, ऐसे मतलब 21 दिन तक खाना है, फिर 21 दिन से एक एक करते हुए कम करना है। लेकिन ये तीसरे दिन से हमको वजाइना में जलन और खुजली होने लगा, फिर भी मैंने चलाते रहा। 8 दिन लेने के बाद हमको भैया फिर पैर में जलन होने लगा, तलवे में भी और ऊपर पंजों में भी जलन होने लगा। तो कल से हमने नहीं लिया, और कल ही से फिर हमको फिर खांसी और बलगम स्टार्ट हो गया। लेकिन 8 दिन हमने लिया तो 8 दिन तो बहुत अच्छा रहा, दिक्कत नहीं हुआ हमको। अब एक एक कम करते हुए लो। भैया हम डर गए, पैर में अरे जलन ऊपर तक। मरेगी नहीं, चिंता ना कर, ये तो मरोगी नहीं। तुम्हें तीसरे दिन ही कम कर लेना चाहिए था, फिर भी तुम्हें 8 दिन तक आगे ले गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी भैया। एक एक कम करते जाओ, छोड़ोगे नहीं, कम भी करो, नहीं तो फिर बॉडी फिर पहचानना भूल जाएगा वो जो काम करना था उसका, जो असली कि पहले बढ़ा के फिर कम करना है। मैंने क्या बोला था, जी जिस दिन गर्मी महसूस होने लगे उसी दिन से कम करना है। तो आपने कहा जैसे 10 से 11 दिन हो जाए तो उसी दिन से कम करने लगा, तो मैंने सोचा 10 दिन तक तो ले चलूं नहीं है, लेकिन नहीं 8 दिन। ठीक है, अब आज से कम करना शुरू कर दो। तो भैया अगर आज हमने दिन में नहीं लिया तो क्या रात में ले लें आज का हिस्सा दवा? ले लो ले लो। ठीक है रश्मि भैया, 8 दिन बाद, नंबर आपका ही है। 8 दिन बाद फिर भी फीडबैक दूंगी इसका। जी जी, रश्मि ठीक दीदी जी। भैया नमस्ते, वंदे मातरम। भैया जस्ट अभी हमने कुछ अप्लाई किया तो फीडबैक देना है। जी भैया मेरे दांत में अभी मैंने शीशा देखा तो ये नमक और ये वाला हल्दी और ये करीब हम 2 साल से मंजन कर रहे थे। अभी फिटकरी और क्या क्या मिलाया था, लौंग का चूर्ण और नमक हल्दी और तेल और उसकी तुलसी की पत्ती का पाउडर, ये सब। भैया अभी देखा ना तो दांत के बीच में खांच में काला काला जमा था, तो मैंने देखा ये तो बहुत गंदा लग रहा है। जब मैंने आज ध्यान से देखा, भैया अभी बच्चों को लेने में स्कूल गई, जब चल रहा था सुनती हुई जा रही थी, वहां पे मुझे लटजीरे का पेड़ दिखाई दिया। मैंने पेड़ की ये टहनी तोड़ी और भैया अभी 10 मिनट हुए और मेरे मतलब पूरे ही टीथ के डत्थे आते कि मतलब मुझे ताज्जुब लगा। मैंने कहा ये तो जस्ट अभी बताते सब दुखी हैं, और आगे भी मेरे बच्चों के काले और वो भी हम फीडबैक देके बच्चे कहते, "मम्मी, हमको भी तोड़ के लाओ।" नया गूगल पे पे नहीं अपना कितना कुछ। इतना बढ़िया मतलब मैजिक, जी जी। मैं नहीं समझ पा रही सच में ये हो जाए, एकदम मैजिक हो गया ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मीरा मित्तल दीदी, दोबारा जी बता भैया। दीजिए दूध कैसे फटने से बचाएं। जी भैया, उसको खूब अच्छे से फेंट दे और उसको उबालें, उबालने के पहले अच्छे से फेंट दे तो दूध नहीं फटता है। और सुमन पाल ने तो फटे हुए दूध को भी सील दिया भैया, जब वो फटने लग गया था तो भी इसको चला चला करके बचा ली। यही तरीका रहता है भैया, उसको खूब अच्छे से चलाते रहे।
और भैया एक आज मेरे साथ भी हुआ, जी नल नल नील का। एक हफ्ते से बेटे के बाथरूम का ना एग्जॉस्ट खराब हो रखा था। तो आज मेरे पतिदेव उस बाथरूम में गए तो बोले कि उसका गीजर भी खराब हो गया है। बोले ठीक है, लेकिन आज सुबह मैं मंदिर गई थी तो पता नहीं मेरी नजर पड़ी, जैसे उधर एक पत्थर है जो पानी में तैरता रहता है, तो मैं आज वो मंत्र कर ली। और फिर मैंने बेटे को बोला, बोली जा करके देख तो तेरा एग्जॉस्ट चालू हो जाएगा शायद। तो बोला कि हाँ मम्मी चालू हो गया। अब मेरे को बताते हुए भी ताज्जुब हो रहा है, कोई सुनेगा तो बोलेगा कि पता नहीं कैसे मसाज कर रहा है, लेकिन सही में हुआ भैया। मतलब एक हफ्ते से वो एग्जॉस्ट खराब था और आज वो चालू हो गया। जी भैया। और एक ना भैया वो महिला है 50 साल के करीब की, 45-50 के बीच की, उसकी आंख में कुछ चुभ रहा है। तो मैंने उसको घी बताया भैया। जी दीदी। और क्या बता सकते हैं? घी है, अरंड का तेल है, शहद है, फिटकिरी का पानी है। गुलाब जी जल में फिटकिरी को डाल के उस पानी से डालने से, अरंड का तेल लगाने से, घी लगाने से, शहद लगाने से, जी और ठीक है। आमले, सिर्फ आमले का रस, अगर कच्चा आमला मिल जाए तो कच्चे आमले का रस आंखों में जी डालने से। ठीक है। धन्यवाद भैया, जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी मिलते हैं। दीदी किसी को बुलाना नहीं पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं शाम को 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और ये आ गई धानवी बंद करने।